हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IQ स्मार्ट पे। आजकल इंडिया में शार्क टैंक इंडिया लोग बहुत ज़्यादा देखने लगे हैं, लेकिन ये शार्क टैंक इंडिया में एंटरप्रेन्योर्स को यानी कि जो बिजनेस करते हैं और फंडिंग के लिए शार्क टैंक में जाते हैं तो उन्हें अपने कंपनी के इक्विटी के बदले फंडिंग कैसे मिल जाती है, यानी कि ये वाला प्रोसेस कैसे होता है। इस वीडियो में हम इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से समझने वाले हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होंगे जो शार्क टैंक इंडिया तो देखते हैं लेकिन उन्हें ये ठीक से समझ में नहीं आता है कि इक्विटी के बदले फंडिंग कैसे मिल रहा है। और इसी चीज़ को हम डिटेल में इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही डिटेल में होने वाला है, जिससे कि आपको ये चीज़ एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे इक्विटी के बदले शार्क टैंक इंडिया में फंडिंग मिल जाता है एंटरप्रेन्योर्स को, यानी कि जो बिजनेस करते हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक बिना स्किप किए जरूर से देखिएगा। तो आइए फिर इस शुभ कार्य में देरी क्यों, शुरू करते हैं। तो आइए अब हम ये समझ लेते हैं कि शार्क टैंक इंडिया में एंटरप्रेन्योर्स को इक्विटी के बदले फंडिंग कैसे मिल जाती है। एंटरप्रेन्योर्स यानी कि जो बिजनेस कर रहे हैं तो उन्हें इक्विटी के बदले फंडिंग कैसे मिलता है। इस चीज को समझने के लिए आपको सबसे पहले इक्विटी क्या होता है इसको समझना होगा। तो सबसे पहले ये वाला वर्ड इक्विटी को समझिए। देखिए, तो मान लीजिए कि दो व्यक्ति है, एक का नाम है राजू और एक का नाम है दीपक, ठीक है ना। तो दोनों ने हजार रुपए लगाए और एक कंपनी की शुरुआत की, ठीक है ना, जिसका नाम उन्होंने रखा AC प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें राजू ने डाले 1000 रुपए और दीपक ने भी डाले 1000 रुपए। इसका मतलब ये हुआ कि इस कंपनी में टोटल कितने कैपिटल डाले गए, जिसे हम टोटल पेड अप कैपिटल भी कहेंगे, वो होगा 2000 रुपए। TPUC का मतलब ये है टोटल पेड अप कैपिटल, ठीक है ना, टोटल पेड अप कैपिटल जो कि है 2000। ये 2000 कैसे हुआ, क्योंकि राजू ने इस कंपनी में डाले 1000 रुपए और दीपक ने डाले इस कंपनी में 1000 रुपए, यानी कि टोटल 2000 रुपए इस कंपनी में डाले जा चुके हैं ताकि ये लोग अपना बिजनेस कर पाए, ठीक है ना। किसी भी बिजनेस को करने के लिए पैसा चाहिए होता है, तो उसी पैसे को राजू ने भी दिया है और दीपक ने भी दिया है। कितना कितना दिया है, 1000 रुपए दिया है। जनरली किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए लग जाते हैं, और मैंने यहाँ पे 1000 रुपए इतना कम अमाउंट इसलिए लिखा है ताकि आपको समझने में आसानी हो और कैलकुलेशन भी थोड़ी इजी हो जाए। मैंने केवल समझाने के पर्पज से, समझाने के नजरिए से ये जो अमाउंट मैंने लिखा है 1000 रुपए इसलिए ही लिखा है, ठीक है। अब देखिए, तो टोटल पेड अप कैपिटल हो गया 2000 रुपए। इसका मतलब ये है कि इस कंपनी में राजू के पास 50% का ओनरशिप है और इस कंपनी में दीपक के पास भी 50% का ओनरशिप है, यानी कि राजू और दीपक दोनों ही AC प्राइवेट लिमिटेड में 50% के मालिक है, ठीक है ना। तो आप ये कह सकते हो कि राजू के पास जो ये 50% ओनरशिप है ना और दीपक के पास जो ये 50% ओनरशिप है ना, तो आप ये कह सकते हो कि दीपक के पास AC प्राइवेट लिमिटेड की 50% इक्विटी है। क्या है, 50% इक्विटी। और राजू के पास भी AC प्राइवेट लिमिटेड में 50% की इक्विटी है। इक्विटी मतलब होता है जस्ट ओनरशिप, यानी कि मालिकाना हक। आप इसे इस तरीके से भी कह सकते हो कि AC प्राइवेट लिमिटेड में राजू 50% का स्वामी है और दीपक भी AC प्राइवेट लिमिटेड में 50% का स्वामी है। ये दोनों ही इस कंपनी में 50% के मालिक है, यानी कि राजू के पास AC प्राइवेट लिमिटेड का 50% इक्विटी है और दीपक के पास भी AC प्राइवेट लिमिटेड का 50% इक्विटी है। इक्विटी का मतलब होता है ओनरशिप, ठीक है ना। अब इस चीज को भी ध्यान से समझिए, जब भी कोई कंपनी शुरू होती है ना तो उस कंपनी को शेयर्स जारी करने पड़ते हैं। तो इन दोनों ने भी, यानी कि राजू और दीपक ने भी AC प्राइवेट लिमिटेड के शेयर्स जारी किए हैं, जहां पे इन दोनों ने अपने कंपनी का एक शेयर का प्राइस रखा है 10 रुपए। वैसे भी शुरुआत में जब कंपनी शुरू होता है और वो शेयर इशू करती है तो जनरली एक शेयर की प्राइस 10 रुपए ही रखी जाती है। तो अगर एक शेयर की प्राइस है 10 रुपए और इस कंपनी में टोटल पेड अप कैपिटल, यानी कि जितने कैपिटल पेड कर दिए गए हैं बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, वो है 2000। अगर हम इसके बेसिस पे, यानी कि टोटल पेड अप कैपिटल के बेसिस पे AC प्राइवेट लिमिटेड के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करते हैं तो वो कितना होगा, वो होगा 200 शेयर्स। ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि एक शेयर का दाम है 10 रुपए और टोटल 2000 रुपए इस कंपनी में पेड अप किए जा चुके हैं। तो अगर हम 2000 को कंपनी के एक शेयर के प्राइस से डिवाइड कर देते हैं जो कि है 10 रुपए, तो आंसर आएगा 200। तो इस कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो गए
200। इसका मतलब ये है कि राजू के पास अगर इस कंपनी का 50% इक्विटी है तो राजू के पास इस कंपनी का 100 शेयर्स है। वही चीज दीपक के साथ भी है। अगर दीपक के पास एसी प्राइवेट लिमिटेड का 50% इक्विटी है या ओनरशिप है तो उसका मतलब ये है कि दीपक के पास एसी प्राइवेट लिमिटेड का 100 शेयर्स है। 100 शेयर्स है राजू के पास और 100 शेयर्स है दीपक के पास। तो दोनों की जो ओनरशिप हुई इस कंपनी में वो हुई 50%। आई होप कि अब आपको यहाँ तक अब इक्विटी का जो कॉन्सेप्ट होता है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब ये मान लेते हैं कि राजू और दीपक ने अपने बिजनेस में बहुत मुनाफा कमाया, यानी कि उनके बिजनेस ने ग्रो किया। अब राजू और दीपक को ऐसा लगता है कि हमें फंडिंग चाहिए ताकि हम अपने बिजनेस को और भी ज़्यादा फैला सके। तो अपने बिजनेस को और एक्सपैंड करने के लिए राजू और दीपक क्या करते हैं, फंडिंग जुटाने के लिए जाते हैं शार्क टैंक इंडिया में इन्वेस्टर से फंडिंग लेने के लिए, ठीक है ना। तो राजू और दीपक गए शार्क टैंक इंडिया में, ठीक है। तो राजू और दीपक ने सबसे पहले तो शार्क टैंक इंडिया में जाकर अपना बिजनेस का अच्छे से प्रेजेंटेशन दिया। उन्होंने बताया कि उनका बिजनेस किस बारे में है और वो क्या चीज का बिजनेस करते हैं। अपने बिजनेस के बारे में अच्छे से डिटेल्स देने के बाद ही उन्होंने इन्वेस्टर्स के सामने अपनी मांग रखी। इस बात को आप ध्यान से समझिए। ऐसा नहीं होता है कि आपने कोई बिजनेस करने के बारे में सोचा, बस आपने बिजनेस स्टार्ट किया और तुरंत चले गए आप फंडिंग लेने के लिए शार्क टैंक इंडिया में। ऐसा नहीं होता है। पहले क्या होता है कि लोग बिजनेस शुरू करते हैं, उस बिजनेस को करते हैं और उस बिजनेस से थोड़ा बहुत कमाने के बाद या ज्यादा कमाने के बाद या कम कमाने के बाद बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए फंडिंग मांगने के इरादे से शार्क टैंक इंडिया में जाते हैं और वहां जाके वो अपने बिजनेस का जितना हो सके उतने अच्छे से प्रेजेंटेशन देते हैं। अगर इन्वेस्टर्स को उनका बिजनेस पसंद आता है और उनके बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, तब जाके इन्वेस्टर उनके बिजनेस में निवेश करते हैं। और अगर ऐसा होता है कि किसी ने जस्ट बिजनेस शुरू किया है और उन्होंने कुछ खास कमाई या ना के बराबर कमाई किया है, तो ऐसे केस में जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वे जल्दी उस बिजनेस में पैसे नहीं डालते हैं। इस बात को आप माइंड में रखिएगा, ठीक है ना। तो अब राजू और दीपक के अपने बिजनेस के प्रेजेंटेशन देने के बाद इन्होंने मांग रखी कि हमें आपसे 1000 रुपए चाहिए, जिसके बदले हम आपको अपनी कंपनी की 1% इक्विटी देंगे। फिर से सुनिए। सबसे पहले राजू और दीपक शार्क टैंक इंडिया में गए। उन्होंने सबसे पहले अपने बिजनेस को अच्छे से यहाँ प्रेजेंट किया, अपने बिजनेस की डिटेल्स दिया इन्होंने इन्वेस्टर्स को और अपने बिजनेस के बारे में भी समझाया कि इनका बिजनेस किस चीज़ के बारे में है और ये किस चीज़ की बिजनेस करते हैं। उसके बाद राजू और दीपक ने मांगे रखी कि हम आपको अपनी कंपनी का 1% इक्विटी देंगे, जिसके बदले हमें आपसे 1000 रुपए की फंडिंग चाहिए, ठीक है ना। ये हुई मांग। तो इस हिसाब से राजू और दीपक अपनी कंपनी की वैल्यूएशन लगा रहे हैं 1 लाख रुपए। अब ये कंपनी का वैल्यूएशन 1 लाख रुपए कैसे हो गया, इस चीज को समझने के लिए आपको इस फॉर्मूले को पहले समझना होगा। तो वैल्यूएशन का ये फॉर्मूला है अमाउंट ऑफ फंडिंग, यानी कि जितने रुपए फंड किए गए उस बिजनेस में डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ इक्विटी, यानी कि कितने % ऑफ इक्विटी दिए गए। तो यहाँ पे राजू और दीपक के केस में क्या हो रहा है कि इन्होंने अपने कंपनी का यानी कि एसी प्राइवेट लिमिटेड का 1% इक्विटी के बदले 1000 रुपए की मांग की है। तो अगर मैं इस चीज को इस वाले फॉर्मूले में पुट करता हूं तो जो मुझे आंसर मिलता है, जो वैल्यू मिलता है, वो होता है 1 लाख रुपए। यानी कि राजू और दीपक अपनी कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो 1 लाख रुपए बता रहे हैं और इसको बताकर ही वे इन्वेस्टर से पैसे यानी कि फंडिंग मांग रहे हैं 1% इक्विटी के बदले। लेकिन जब इन्वेस्टर्स ने इनके बिजनेस को एनालाइज किया तो उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि नहीं, ये जो वैल्यूएशन लग रहा है ना इस कंपनी के लिए, एसी प्राइवेट लिमिटेड के लिए, ये बहुत ज़्यादा है। इतना वैल्यूएशन इस कंपनी का नहीं होना चाहिए। इसका वैल्यूएशन इनके हिसाब से हो रहा है 50,000 रुपए। तो मतलब देखिए, इन्वेस्टर्स लोग राजू और दीपक के इस कंपनी का एसी प्राइवेट लिमिटेड का जो वैल्यूएशन है वो 50,000 रुपए ऐसा वो सोच रहे हैं। तो इसके बदले में वो बोल रहे हैं कि हमें आपके कंपनी का 2% इक्विटी चाहिए, जिसके बदले हम आपको 1000 रुपए देंगे और इस हिसाब से आपकी कंपनी की जो वैल्यूएशन हुई वो हुई 50,000 रुपए। तो ऐसे इन्वेस्टर्स ने राजू और दीपक को ऑफर किया और अगर इन्वेस्टर चाहे तो वो ऐसे भी ऑफर करते हैं। आपने देखा ही होगा शार्क टैंक इंडिया में वो इस तरह से भी ऑफर रखते हैं कि हम आपको 1% इक्विटी के बदले 500 रुपया देंगे और 500 रुपया हम आपको डेट देंगे, यानी कि कर्जा देंगे विथ इंटरेस्ट 12%। अब इस चीज को बहुत ही ध्यान से समझिए। किसी भी बिजनेस के फंडिंग के लिए मेनली 2 तरीका होता है। पहला तरीका ये होता है कि इक्विटी के बदले यानी कि कंपनी की हिस्सेदारी बेच के उस बिजनेस को फंड किया जाए, और दूसरा तरीका ये है डेट यानी कि कर्जा देकर उस बिजनेस को फंड किया जाए, जिससे कि वो कंपनी अपना बिजनेस कर पाएगी। तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स ने क्या मतलब रखा है, मतलब अपना राय, अपना ओपिनियन कि वो इस कंपनी में राजू और दीपक की कंपनी का 1% लेंगे इक्विटी यानी कि ओनरशिप,
और इसके बदले में वे इन्हें 500 रुपया देंगे। इस हिसाब से इस कंपनी की जो मतलब इनकी कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो लग रही है 50,000 रुपए, और साथ ही में इन्वेस्टर और 500 रुपया देंगे, वो डेट देंगे यानी कि कर्जा देंगे, जिन्हें फ्यूचर में राजू और दीपक को इन्वेस्टर्स को वापस लौटाना पड़ेगा विथ इंटरेस्ट 12%, यानी कि 12% के ब्याज के साथ इस 500 रुपए को राजू और दीपक को वापस इन्वेस्टर्स को लौटाना भी पड़ेगा। अब एक चीज को आप और ध्यान से समझिए, मैं आपको क्या समझा रहा हूं। देखिए यहाँ पे जो वैल्यूएशन कैलकुलेट हो रहा है 50,000 रुपए के बेसिस पे, तो ये होता है इक्विटी के बेसिस पे, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि राजू और दीपक को इस वाले सेकंड वाले ओपिनियन के हिसाब से 1000 रुपए तो मिल जाएंगे, ठीक है ना, 500 करके, लेकिन एक 500 रुपये उन्हें मिल रहा है 50,000 के वैल्यूएशन पे इनकी कंपनी की, और एक 500 रुपये इन्हें मिल रहा है 12% का डेट। तो जो वैल्यूएशन कैलकुलेट की गई है ना ये वाली 50,000 रुपये, तो ये इक्विटी के बेसिस पे कैलकुलेट किया गया है, ना कि कर्ज के बेसिस पे। ये कर्ज तो इन्हें बाद में वापस लौटाना पड़ेगा राजू और दीपक को, इन्वेस्टर्स को, लेकिन ये जो 500 रुपए राजू और दीपक ले रहे हैं अपने 1% इक्विटी के बदले, तो इस पैसे को राजू और दीपक को वापस इन्वेस्टर्स को लौटाने की कोई जरूरत नहीं है। ये पैसे आप मान सकते हो कि इन्वेस्टर्स राजू और दीपक के एसी प्राइवेट लिमिटेड में निवेश कर रहे हैं, और अगर फ्यूचर में राजू और दीपक की कंपनी यानी कि एसी प्राइवेट लिमिटेड प्रॉफिट कमाती है, अगर इनकी बिजनेस ग्रो करती है, तो क्या होगा कि इन्होंने जितने पैसे इन्वेस्ट किए हैं ना 500 रुपए इस कंपनी में, तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी, यानी कि राजू और दीपक की जो कंपनी की जो एक शेयर की प्राइस है उसकी वैल्यू बढ़ेगी, जिसके वजह से क्या होगा कि इन इन्वेस्टर्स ने जिन्होंने इस कंपनी में 500 रुपये निवेश किए हैं इनकी भी वैल्यू बढ़ेगी। तो ऐसे में इन इन्वेस्टर्स को फायदा होगा, और दूसरा फायदा ये होगा कि इन इन्वेस्टर्स ने 500 रुपये कर्ज भी दिया है विथ इंटरेस्ट 12% राजू और दीपक को। तो राजू और दीपक अगर अपने बिजनेस में प्रॉफिट करते हैं तो इन्वेस्टर्स को दो तरीके से फायदा होगा, एक तो ये 500 रुपया निवेश करने की वजह से, और ये 500 रुपया कर्ज देने की वजह से। और अगर राजू और दीपक की बिजनेस ग्रो नहीं करती है, इनकी बिजनेस डाउन जाती है, यानी कि इनकी बिजनेस चौपट हो जाती है मान लेते हैं, तो क्या होगा कि इनकी जो ये 500 रुपये है ना, इनके जाने के भी चांस है, यानी कि इन्हें इतना लॉस हो सकता है। लेकिन ये जो 500 रुपये का कर्ज दे रहे हैं विथ इंटरेस्ट 12%, तो ये इनको मिलेगा ही मिलेगा, यानी कि इस पैसे को राजू और दीपक को ना इन्हें लौटाना ही है, भले ही इन्हें अपने बिजनेस में लॉस हो या प्रॉफिट। ये चीज आपको समझ में आई? अगर हाँ तो अब ये चीज को समझिए। देखिए कंपनी की जो वैल्यूएशन लगती है ना वो दो तरीके से लगती है। पहला तरीका क्या हुआ कि राजू और दीपक ने 1% इक्विटी के बदले 1000 रुपए की मांग की, जिसके हिसाब से इनकी कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो लगी 1 लाख रुपए। अब दूसरी तरह की वैल्यूएशन क्या होगा कि वो इन्वेस्टर एनालाइज करेंगे। सबसे पहले इन्वेस्टर क्या करते हैं, वे बिजनेस को अच्छे से एनालाइज करते हैं, वो बिजनेस को समझते हैं। किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट करने से पहले आपको उस बिजनेस को अच्छे से समझना होगा, ये अत्यंत जरूरी है, ठीक है ना। तो बिजनेस को समझने के बाद इन्वेस्टर क्या करते हैं, अपने हिसाब से वैल्यूएशन लगाते हैं, और हर एक इन्वेस्टर के लिए उनका लगाया हुआ वैल्यूएशन अलग अलग हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि राजू और दीपक की जो कंपनी है एसी प्राइवेट लिमिटेड, इसने 300 रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया, ठीक है ना। तो अब इन्वेस्टर क्या होता है कि एक इन्वेस्टर सोचता है कि मैं इस कंपनी को 3x का वैल्यूएशन दूंगा, यानी कि रेवेन्यू का मल्टीप्लाई बाय 3 इतना मैं वैल्यूएशन दूंगा। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पे राजू और दीपक की कंपनी ने 300 रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया, तो इस हिसाब से एक इन्वेस्टर ने ये वैल्यूएशन लगाया कि मैं इनके कंपनी में 3x का यानी कि रेवेन्यू के 3 गुना का वैल्यूएशन दे रहा हूँ। तो इस हिसाब से उस इन्वेस्टर ने इस कंपनी का 900 रुपया वैल्यूएशन लगाया। अब 900 रुपया वैल्यूएशन लगाने के बाद इन्वेस्टर ने यह सोचा कि मैं इस कंपनी में 10% का इक्विटी दूंगा और मैं दूंगा 90 रुपए। कहने का मतलब यह है कि जो इन्वेस्टर है यानी कि जो इस कंपनी में इन्वेस्ट करेगा वो ये सोचेगा कि मैं इस कंपनी में 900 रुपए के बदले 90 रुपए दूंगा, जो कि इस कंपनी का होगा 10% इक्विटी। इसको आप ध्यान से कैलकुलेट कीजिए। अगर इन्वेस्टर ने कंपनी का वैल्यूएशन लगाया 900 रुपए, तो इसका जो 10% होता है वो होता है 90 रुपए। तो इन्वेस्टर 10% के लिए 90 रुपए देने के लिए तैयार हो जाएगा। और अगर चाहे तो इन्वेस्टर क्या होगा कि अगर वो इस कंपनी का 5% इक्विटी लेगा ना, तो वो केवल 45 रुपए यानी कि 45 रुपीज देने के लिए ही तैयार होगा। इसी को समझिए। मैं आपको ये वैल्यूएशन का दूसरा तरीका समझा रहा हूँ। ऐसे भी लोग एनालाइज करते हैं। आपने शार्क टैंक इंडिया में ये चीज़ तो देखा ही होगा ना कि मान लीजिए कि एक इन्वेस्टर बोलता है मैं इस कंपनी का 1% इक्विटी लूंगा और मैं 1 लाख रुपया दूंगा, और दूसरा इन्वेस्टर अपने एनालिसिस के हिसाब से ये बोलता है
कि मैं इस कंपनी का 5% इक्विटी लूंगा और मैं 4 लाख रुपया दूंगा। तो ऐसे इन्वेस्टर अपने हिसाब से किसी कंपनी के बिजनेस को समझने के बाद उसका वैल्यूएशन लगाते हैं और उस हिसाब से वो उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का सोचते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे लिए इस कंपनी का वैल्यूएशन 900 रुपया हो रहा है, यानी कि मैं इस कंपनी में अगर इन्वेस्ट करता हूं तो मैं 900 रुपये के वैल्यूएशन के हिसाब से इन्वेस्ट करूंगा, क्योंकि मैंने इस कंपनी के रेवेन्यू को 3 गुना कर दिया है। इस कंपनी का रेवेन्यू है 300, तो मैंने इसे 3 गुना करके कर दिया 900। वहीं आपके लिए हो सकता है कि आपने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए इसका वैल्यूएशन दिया 600 रुपया, यानी कि आपने क्या किया कि इस कंपनी के रेवेन्यू को 2 गुना का वैल्यूएशन दिया है, यानी कि 2x का वैल्यूएशन दिया है, ठीक है ना। तो 300 का 2 गुना कितना होता है 600। तो आपने ये दिया और मैंने ये दिया। ये जस्ट मैंने आपको एग्जांपल के लिए बताया कि किस तरह से इन्वेस्टर्स वैल्यूएशन लगाते हैं किसी कंपनी में निवेश करने से पहले। और क्या आपको पता है कि कई बार ऐसा भी होता है कि किसी बिजनेसमैन की बिजनेस की जो रेवेन्यू होती है तो उसका 50 गुना वैल्यूएशन तक में भी उस बिजनेसमैन को फंडिंग मिल जाता है, ऐसा भी होता है। तो यहां तक मैंने आपको जो कुछ भी समझाया है मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब एक चीज देखिए, तो मान लेते हैं कि राजू और दीपक ने अपनी मांग जो सबसे पहले रखी थी कि वो 1% इक्विटी के बदले 1000 रुपए लेंगे इन्वेस्टर से, तो ये वाली डील पक्की हो गई, ऐसा हम मान लेते हैं, ठीक है ना। तो पहले वाले ऑप्शन में डील पक्की हो गई, यानी कि इन्वेस्टर्स को एसी प्राइवेट लिमिटेड की मिल गई 1% की इक्विटी, यानी कि ओनरशिप, ठीक है। इसका मतलब यह है कि अब इन्वेस्टर्स एसी प्राइवेट लिमिटेड में 1% के मालिक बन चुके हैं, ठीक है। अब राजू और दीपक को मिल गया है 1000 रुपए फंडिंग। अब इस पैसे से ये अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं। और कई बार शार्क टैंक इंडिया में ऐसा भी होता है कि एंटरप्रेन्योर्स को अपनी कंपनी के इक्विटी के बदले फंडिंग तो मिल जाते हैं, लेकिन साथ ही में इन्वेस्टर्स का साथ भी मिल जाता है, उनका एक्सपीरियंस और उनका नॉलेज का भी साथ उन्हें मिल जाता है। यानी कि इन्वेस्टर्स तो चाहेंगे ना कि उन्होंने जिस कंपनी में निवेश किया है वो कंपनी ग्रो करे, उसकी बिजनेस ग्रो करे, ताकि फ्यूचर में उस इन्वेस्टर को फायदा हो जिसने उस कंपनी में निवेश किया था। तो इसलिए भी ताकि इन्वेस्टर्स को फ्यूचर में फायदा हो तो वो क्या करते हैं कि उन्होंने जिस कंपनी में निवेश किया है यानी कि इन्वेस्ट किया है तो उस कंपनी को ग्रो करने में वो हेल्प भी कर देते हैं। और अब जैसा कि राजू और दीपक ने अपने एसी प्राइवेट लिमिटेड की 1% इक्विटी को बेच दिया है और फंडिंग ले ली है, यानी कि अगर अब एसी प्राइवेट लिमिटेड की जो टोटल मालिकाना हक है यानी कि 100%, उसमें से तो 1% जा चुका है तो बचा 99%। अब इस 99% में से क्या हुआ कि 49.5% के मालिक है राजू जी और 49.5% के मालिक है दीपक जी। पहले तो इन दोनों के पास इस कंपनी का 50% इक्विटी था, यानी कि ओनरशिप था, यानी कि मालिकाना हक था, ठीक है ना। लेकिन 1% इक्विटी बेचने के बाद अब क्या हो रहा है कि राजू के पास बच गया इस कंपनी में एसी प्राइवेट लिमिटेड में 49.5% का इक्विटी यानी कि ओनरशिप, और दीपक के पास बच गया इस कंपनी में यानी कि एसी प्राइवेट लिमिटेड में 49.5% की इक्विटी यानी कि ओनरशिप। जस्ट 99% को 2 से डिवाइड कर दीजिए, जो कि इन दोनों में बढ़ जाएगा, क्योंकि इन दोनों ने सेम अमाउंट ऑफ कैपिटल लगाए थे इस बिजनेस को शुरू करने में, इसलिए ये दोनों सेम अमाउंट ऑफ मालिक होंगे इस कंपनी में, ठीक है। तो अब मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि शार्क टैंक इंडिया में इक्विटी के बदले फंडिंग कैसे मिल जाती है। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, वहां पे मैं आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर आप इसी तरह की वीडियोस रेगुलर बेसिस पे देखते रहना चाहते हो, बिजनेस के बारे में, फाइनेंस के बारे में, इन्वेस्टिंग के बारे में, इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स के बारे में जानने और समझने का अगर आप रुचि रखते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जो पास में बेल आइकन है उसको प्रेस कर सकते हो, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूं जिससे कि आपको वैल्यू मिलेगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिल जाएगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जो पास में बेल आइकन है उसको जरूर से ही प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आप IQ स्मार्ट के साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो आप IQ स्मार्ट की फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और यहाँ तक रुकने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद।